गुड इवनिंग बच्चों, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वो सारे बच्चे हैंड रेज करें पहले जो कल वाली क्लास में थे। कोई नया तो नहीं आ गया? फटाफट। कल क्लास दी थी तो भाई सबने? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी कल वाली क्लास मिस हो गई है? Yes, बहुत sir, अच्छी मेरा बात है। कल थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था। कौन? मुदस्सिर? यस सर, मेरा कल थोड़ा आप नेटवर्क लोग इशू आ रहा था। जिन बच्चों की कल वाली क्लास मिस हो गई मैं उनको बता दूं पहले चाहे वो किसी भी सेंटर से क्यों ना हो, कॉपी नहीं बनाकर कल वाला जो लेक्चर है वो यहाँ आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। एनटीएससी का एक अलग चैनल बनवा दिया है इसीलिए ताकि आपको रिकॉर्डिंग का मसला ना रहे, ठीक है। हालांकि पीआरएम वो वाला भी बन चुका है, उसमें मैं आपको जो रिकॉर्डिंग है इसी क्लास के बाद उसमें वो कर दूंगा मैं अपलोड। तो मेरे हिसाब से एक बच्चा जो एनटीएससी के लिए बैठा हुआ है, कोशिश हम कर रहे हैं कि लॉट हम सेलेक्टिव ही रखें। और अगर 50 बच्चे या 60 बच्चे भी अगर क्लास में बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि लास्ट क्लास तक ये बच्चों की जो काउंटिंग है ये अपना अपना देख लेना सब बच्चे कि हाँ जी अगर सिलेक्शन है या सेलेक्ट किया गया है तो टीचर्स ने वो भरोसा दिखाया, उस भरोसे को तोड़ना नहीं किसी एंगल से। तो ये नहीं कि अगर मुझे ये टॉपिक आता है तो मैं इसको मिस कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि सबको पता है कि एनटीएससी का मतलब क्या है। लेवल बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, बस उसी चीज को हम कैसे कम टाइम में और अच्छे से कर सकते हैं इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। इसलिए मेरी जो कोशिश है वो ये है कि वो जो बच्चे मेरे साथ नहीं रहे हैं या लंबे समय से उन जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में इशू आता रहा है वो बच्चे शॉर्टकट्स को भी इस्तेमाल करना आप जान जाएं। इसलिए मेरी कोशिश है कि ये वाला जो क्लासेस हैं ये बड़ी ही ना काम की क्लासेस है। कुछ बच्चे कल जो है वो डाउट भेज रहे थे तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा देर रात तक मुझे व्हाट्सअप वगैरह ना करें, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हुआ करे तो क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कर लें, पहले वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर उस वाले टॉपिक के सवाल जो है वो करेंगे तो चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो कल मैं देख पा रहा हूँ ये मैंने जो स्लाइड खोली जरा देखें, यहीं तक किया था कल क्लास में, शॉर्टकट नंबर 9 तक गए थे हम लोग जिसमें हमने नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं उसके ऊपर काम किया था। क्या यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? नहीं, एक सेकंड। शॉर्टकट 11 भी हो इसके गया, बाद हमने स्टार वाला स्टार वाला भी कर लिया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, ओके। शॉर्टकट 11 तक हम पहुंच गए, कोई बात 10 दिखा सकते हैं सर? 11 हो गया है तो लगाएं अगला शॉर्टकट 12। सर हाँ जी बोलें। सर शॉर्टकट टेबल जो इसके हो गए सर, इंटरनेशनल आया एंड में शॉर्टकट नहीं प्लीज स्क्रीनशॉट मिस हो गई है। मैंने बताया था कि वही वाला काम जो 9 वाले में किया था वो शॉर्टकट 10 जो है वो तरीका मैंने चेंज कर दिया था। मैंने बताया था कि जो बच्चा उस 9 वाले फॉर्मूले को भूल जाएगा उस बच्चे को लास्ट मोमेंट पर दिक्कत ना हो, या ऐसा ना हो कि बस सिर्फ फॉर्मूला पता नहीं है तो वो कर ही ना पाए। तो उसके लिए एक तरीका दिमाग में ये भी डाल सकते हैं, जिसको जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से बेसिस के जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर लो और उनके ऊपर आपने आपने नंबरिंग देनी शुरू करी। जैसे यहाँ पे सामने जो जो स्ट्रक्चर है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनका एडिशन करना है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर टू ऑल? पढ़े भैया? आगे शॉर्टकट नंबर 12 पे आ जाओ भाई। 12वें नंबर पर जो सिखाता हूं वो ये है कि अगर फिगर कुछ ऐसी वाली हो, सफाई से मन से बनानी है, ये आपस में लाइन लगभग पहले टाइप बनानी है इस तरह से। ये फिगर और इसके अंदर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो क्या कोई तरकीब ऐसी है जिसको लगाकर इसके अंदर हम ट्राइंगल्स की काउंटिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज इसमें ये बात जाने कि जो नीचे के बेसिस इनको करना है काउंट। तो देखो 1 2 3 4, बेस का मतलब है इसको, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। काउंटिंग अगर हमने यहां डाली तो 1 2 3 4। सबसे पहले मैं शॉर्टकट 12 में वो वाला केस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें इवन बेसिस होते हैं। तो इफ
n इज इक्वल्स टू एन इवन नंबर, ये वाला जो केस है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बेसिस, तो उस केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल की एक डायरेक्ट जो ट्रिक है वो हम समझ सकते हैं। क्या वैल्यू है, तो n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 8। मैं 2-3 तरीके से इसे समझा दूंगा, जिसको जैसे आसान लगता है वैसे कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद करना है तो ये वाला होता है n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 8। जैसे इस सवाल के अंदर सीधे अगर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं तो हमें बजाय एक एक सिंगल काउंटिंग करना, फिर उससे बड़ा ऐसे गिनने बैठो, टाइम बहुत लगेगा। इस सवाल में क्योंकि बेसिस के अंदर बेस की जो काउंटिंग है वो 4 बेस दिखा रहा है, इसका मतलब हम n बराबर 4 लेंगे इस सवाल के लिए। n बराबर 4 पकड़ो और लगाओ सीधे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो 4 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो 9 और 3, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 27। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती Yes, sir. है? उतारेंगे, डन बोलेंगे? Done, sir. बाकी लोग Done. ये बात अगर समझ में आती है तो शॉर्टकट 13, जिसके अंदर मैं अब इफ n बराबर ऑड वाला केस डिस्कस कर लेता हूं। जरूरी नहीं कि हमेशा इवन ही है, ऑड भी हो सकते हैं। तो अगर ऑड बेस वाला ट्राइंगल बनाया जाए तो कैसा बनेगा, सफाई से? जोड़ो। इधर से ये मिलाते हुए जाना, बीच में ध्यान रखना, मिलाते हुए। ये वाला क्या हर बच्चे को स्ट्रक्चर तो समझ में आ रही है भाई, कैसे में मिलेगी? यस। तो यहां से 1 2 3 4 5 नीचे से काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5। n की वैल्यू इसके लिए हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ बेसिस के लिए। और 5 एक ऐसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, मतलब ये इसमें पुरानी वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। उसके लिए अब इस बार थोड़ा सा बदलाव सीखेंगे। लगभग फॉर्मूला पुराने जैसा ही है, बट थोड़ा बदलाव है। क्या? तो इस बार जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे n वैसा ही है, n प्लस 2 वैसा ही है, 2n प्लस 1 भी वैसा ही है, बस ऊपर -1 कर दो। एक पहले -1 नहीं था, यहाँ -1 कर दो, और डिवाइड बाय 8 चलने दो, बस। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? पिछली बार -1 नहीं था, यहाँ -1 कर दें, तो याद रखना भी बड़ा आसान है। ठीक है, दोनों तीनों तरीके सिखा देता हूँ, जिसको जैसे आसान लगे वैसे कर लेना। तरीके सारे आने चाहिए, सर्कस के अंदर सारे तीर होने चाहिए हमारे पास। इस सवाल के लिए क्योंकि n की वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल में लगा दो जरा 5 5 प्लस 2 2 इंटू 5 प्लस 1 -1 डिवाइड बाय 8। कर लो काउंटिंग, तो ये जगह 385 -1 डिवाइड बाय 8, और वैल्यू आ जाएगी 48। वैल्यू आ जाएगी 48। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. अपना Yes, sir. अपना रेस्पॉन्स देते जाओ भाई, सब लोग। ठीक है, Yes. अगर आसपास शोर शराबा नहीं है तो अपना माइक खोलकर अपना इंफॉर्मेशन देते जाओ। क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? इतना हो जाएगा, डन बोलेंगे? ये 2 सवाल काफी हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि अगला ऑड क्या है, 7, तो यही ट्राइंगल 7 के बेस के लिए भी यही फॉर्मूला फॉलो करेगा, एंड सो ऑन। बढ़े? Yes, yes, sir. अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 5 बेस तक 6 बेस तक तो ये ट्राइंगल अक्सर आते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम 5-6 बेस तक की वैल्यूज को डायरेक्टली एक बार पैटर्न को समझ लें और याद कर लें, तो हमें कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी।
तो उसके लिए फिर ये तरीका भी है कि आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लो। डायरेक्ट मेथड इस वाली फिगर के लिए एक तरीका ये भी है कि आप बेस 1 से लेके ज्यादा नहीं तो 5-6 बेस तक है ना काउंटिंग जो कर लो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस डाल लो, अगर बना रहेगा तो एक नजर में आ जाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। कई बार ऑप्शन पहचानने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ 1 बेस हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, क्या सभी को आ रही है आवाज बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 1 2 Yes. 3 4 5 6 7 और मैं 8 बेस तक कराता हूँ। 8 बेस हालांकि बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको 5 बेस से ऊपर यूजुअली सवाल नहीं आता, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ऐसे ऐसे आसान लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब 1 बेस होता है तो ट्राइंगल होते हैं हमेशा 1, 2 बेस पर ट्राइंगल होते हैं 5, 3 बेस पर बनते हैं 13, 4 बेस पर बन जाते हैं 27 और 5 बेस जो अभी हमने किया था उस पर बनते हैं 48। अब 6 7 8 वाला कैसा होता है? तो अगला होता है बेटा 78, नेक्स्ट होता है 118 और नेक्स्ट होता है 170। अगर आप इन वैल्यूज को बस देखकर भी है ना रखोगे दिमाग में तो कई बार ऑप्शन पहचानने में आसानी हो जाएगी। इसलिए इसको भी उतार लो कॉपी में। मतलब इवन ऑड का चक्कर ही खत्म कर देता हूं। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट मेथड से करना है तो वो इनकी काउंटिंग ज्यादा नहीं तो 5 तक तो दिमाग में रख ही सकता है कि 5 बेस तक वैल्यूज कुछ इस तरह से चलती है। ये कौन सा वाला फिगर है? ऐसे वाला ट्राइंगल। मतलब आपको ऐसे पैरेलल लाइन मिलेंगी, ठीक है, और यहां से फिर ऐसे जोड़ेगा पैरेलल और भी बढ़ा सकता है ना इस तरह से, और फिर इस साइड से बनाएगा। तो ये जो ट्राइंगल की शक्लें बनती हैं इसमें इस तरह से बेस की काउंटिंग से आप डायरेक्टली इन वैल्यूज तक भी पहुंच सकते हैं। उतारने पहले कॉपी में डन बोलें फिर बढ़ते हैं आप। Done, sir. बाकी लोग Done. Second. done. शॉर्टकट 13, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप एक मेथड, तो आप इसको नाम डाल दो 14। डायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा शॉर्टकट 14 रहेगा। यानी कि तरीका ये भी है कि आप 5 से 6 बेस तक की जो वैल्यूज हैं उनको डायरेक्टली मेमोराइज कर भी कहानी बना सकते हो। ये भी एक तरीका है करने का, क्योंकि आपको कैलकुलेशन से अगर बचना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेस नहीं पूछता, 4 या 5 बेस तक ही बहुत ना मैक्सिमम आता है। चलो अब 14 वाली जो बात है वो समझ में आ गई। तो शॉर्टकट 15 क्या होनी चाहिए? मैं टॉपिक चेंज करूंगा इसमें। इस बार मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता लगाओ। क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता लगाओ। फिगर कैसी है? स्क्वायर टाइप वाली। बट लास्ट वाली क्लास में हमने स्क्वायर निकाले थे, बट इस बार मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल निकालो। फर्क है दोनों में। क्या रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है? यस और नो? यस। क्या स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है? यस। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो सब कुछ आता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैलोग्राम बोलो, स्क्वायर बोलो, काइट बोलो, है ना, रोम्बस बोलो, सब कुछ आ जाता है। इस वाली फिगर में तुमसे मैं पूछता हूं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे? तो देखो भाई, पिछली बार हमने स्क्वायर निकाला था, उसके लिए तो 1 2 3 बेस काउंट करके तीनों के स्क्वायर का सम कर दिया था। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है सबको? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, है ना, ये वाला भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे गिनते रहो बैठ के। अरे क्लियर है क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? काउंटिंग कुछ ऐसे होगी। तो एक तरीका तो वही है जो कि पुरानी वाली आम जिंदगी हमारी, कौन सी, ऐसे ही बैठ के गिनते जाओ। या फिर एक तरीका है जो कि हमारी ट्रिक वाला काम है। इसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए? तो इसकी ट्रिक होती है भाई n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का ही होल स्क्वायर। n+1 डिवाइड बाय 2 इस पूरे का ही होल स्क्वायर। इससे आपको टोटल क्वाड्रेटरल मिल जाएंगे। अब n का मतलब क्या है? तो n का मतलब फिर वही बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ बेस, कितने हमने छोटे छोटे बेस बना रखे हैं यहाँ पे। जैसे इस सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि n बराबर हम 3 पकड़ लें। अगर हम n बराबर 3 पकड़ लें तो काम बड़ा आसान है। क्या करना है? 3, फिर 3 से एक ज्यादा यानी कि 4, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का ही होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई? 36। 36. वैल्यू कितनी आ गई?
6। 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इस पूरे का ही होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 36। ये क्या आ गए, ये नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मान लो इसी वाले सवाल में तुमसे मैं थोड़ा काम चेंज कराता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं बेटा, मुझे क्वाड्रिलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है सपोज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। तो देखो भाई, जब मैं ये बोल रहा हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो इसका मतलब है प्रॉपर रेक्टेंगुलर फिगर की बात चल रही है। इसमें आप स्क्वायर वाली फिगर को रेक्टेंगल मत बोल देना। हालांकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, बट जब मैट की बात करते हैं तो मैट में यूजुअली रेक्टेंगल का मतलब होता है जो ये वाली शक्ल हो, सिर्फ आमने सामने की बराबर हो। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिगर दिखने में रेक्टेंगुलर शेप टाइप की होनी चाहिए। स्क्वायर शेप को हम स्क्वायर ही बोलेंगे, रेक्टेंगल को मतलब स्क्वायर के अलावा। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो स्क्वायर ना हो, आसान भाषा में। ठीक है, तो जब हमें बात करें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जितने टोटल क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को। इसमें यूजुअली ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो रेक्टेंगल का मतलब उसमें स्क्वायर को वो काउंट नहीं करते। तो आप वो वाला दिमाग अगर लगा के चलोगे तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले एक बात बताओ, टोटल जो क्वाड्रिलेटरल वो कितने आ गए? 36 माइनस। अब निकालें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो कि मैंने तुम्हें कल ही पढ़ा दिया था। कौन बताएगा जल्दी? इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे भाई? अरे जल्दी बोलो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9 और 4 13 और 1 14, 14। यस और नो? यस सर। 3 में से 14 कर दो माइनस, मजाक मजाक में वैल्यू आ गई 22। आराम से इतना कर लो पहले, और एक सवाल दूंगा जो खुद करना होगा। पहले एक कर लो, फिर एक सवाल दूंगा जो खुद करना होगा। सर हाँ जी बोले। सर अगर हम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ढूंढते हैं ना सर, हमारी शॉर्टकट में वो बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर हम ऊपर से एक रो बढ़ा देंगे तब तो क्वाड्रिलेटरल बेस की इस वाले शॉर्टकट की वजह से सेम ही आएगा ना, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बढ़ जाने चाहिए ना सर उससे। आप समझ नहीं रहे। जब मैं ऊपर से एक रो बढ़ाऊंगा तो हर तरफ से बढ़ानी पड़ेगी। ये फिगर कौन सी वाली है? ये फिगर कौन सी वाली? स्क्वायर शेप वाली फिगर है। ठीक है, अभी जो आप बोल रहे हैं कि जब अनइवन रोज होंगी तो वो वाला मेरा एक अलग केस है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर शेप वाला है। थैंक यू। ऊपर नीचे से हर तरफ से बराबर है। बढ़ जाए भाई आगे। बेसिकली फिगर ये कल वाली है, स्क्वायर शेप वाली फिगर है, बट इसमें जानबूझकर क्वाड्रेटर पूछ रहा है, ना कि तुम्हें, है ना, ये स्क्वायर पूछ रहा है। बढ़ जाए, सभी लोग बोलो। Yes, sir. कर पाओगे इतना? यस सर। यस सर। सवाल करना है खुद। इस फिगर में आपको टोटल तो क्वाड्रिलेटरल, आराम से करो, कोई बात नहीं, पहले आराम से, गलती नहीं करनी। 441। और टोटल 241। रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल्स करो आराम से। सर 386। 386 किसकी वैल्यू? क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल। ओके, व्हाट अबाउट क्वाड्रिलेटरल? 441। 441 बाकी लोग, and 386. क्या सभी को पहले वाले का आंसर 441 मिल रहा है? निगिन और राहुल पूरा बोलो Yes. भाई पहले, यस और नो? Yes, sir. Yes. यस सर। की बात है। टोटल रेक्टेंगल्स, निगिन बोलना जरा।
ये जिक्रा जी बताएं, जिक्रा। Yes, sir. कितना आ रहा है? So 441 and 386. 386। बाकी लोग मैच हो रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक चेंज कर दूंगा। जो रह गए फटाफट से कर दो। कोई डाउट किसी को? नो सर। शॉर्टकट नंबर 16। फिगर है भाई कुछ ऐसी। इसमें तुम्हें भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। फिगर को ध्यान से समझो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है। बोलो कितने होंगे? पहले मुझे बिना ट्रिक के बताओ कितने होंगे। तब बच्चे करो काउंट। 9, 6, सर 8 8, 7. 7। बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन बनाने। कोई एक बचा 6 और बोल दो। तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे। 6 भी हो गया, 7 भी हो गया ना। 7, 8, 9 तो हो गए। और कोई और बढ़ चढ़ के बोली लगाओ। हाँ, कितने बच्चों को लगता है कि 9 होंगे? फटाफट हैंड रेज करना एक बार। 9 होंगे, 9। अरे ये बहुत बेसिक फिगर है, इसको काउंट करने में ही अब पसीना छूट जाएगा। क्या तुम लोगों को? 15 बच्चे बोल रहे हैं कि 9 होंगे, और ये सारे बच्चे गलत हैं, सारे गलत हैं। कितने बच्चों को लगता है कि ये 8 होंगे? इसमें 8 हैंड रेज, 8 वाले। 18 बच्चे। मजाक मजाक में ये सही है। अब ये 8 कैसे आया? या तो वो पुरानी जिंदगी तुम्हारी कौन सी आम वाली, कि इसको ऐसे 1, 2, 3, 4 गिनते जाओ बैठ के शाम तक आराम से। या फिर एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, एक कमाल की ट्रिक। इसमें बेसिस हमेशा इस साइड से काउंट होते हैं, इस साइड से ऐसे। तो किसी भी एक साइड को पकड़कर इस फिगर में बेसिस करने काउंट, तो 1, 2। बेस कितने हो? 1, 2। या इधर से कर लो 1, 2। तो जो दो बेसिस हैं उनको देनी नंबरिंग। जैसे ये बेस है तो उसको दिया नंबर 1, ये क्या है 2। दो बेस है। नंबर ऑफ ट्राइंगल का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, जो भी बेस है उसको सीधे उठा के क्यूब कर दो, बस बात खत्म। बात खत्म। जैसे इस सवाल में जो बेस है, बेस में जो काउंटिंग है वो कितनी है? 1, 2। मतलब दो दो बेस है, तो 2 का कर दो सीधे क्यूब, वैल्यू आ गई 8। क्या ये आसान लगता है? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. सब लोग कर पाएंगे? काउंटिंग तो बहुत मुश्किल थी, बट इस तरीके से चीजें आसान हो जाएंगी। उतार लिए सबने? बढ़ूं आगे? Yes, sir. 2 सवाल करते हैं इसमें। बनाओ बेटा कॉपी सफाई से। एक ये फिगर है, पॉपुलर फिगर्स में से एक है। खुद डायरेक्ट नहीं आएगी तो किसी ना किसी फिगर का हिस्सा हो सकती है। तो जब भी कभी ऐसी फिगर दिखे, आप ये ट्रिक लगाओ, काम करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ अपना। बढ़ जाए? यस सर। बोलो।
1 2 3। पहले वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल बोलो, सीधे 3 का क्यूब करो, 27. वैल्यू 27। 27. यहाँ वाले में 1 2 3 4, सीधे कर दो नंबर ऑफ ट्रायंगल और 4 का भी क्यूब, तो 64 ट्रायंगल गिनने में 50 छूट जाएगा। बट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर 64। क्या यहां तक जीवन में कोई समस्या बोलो? No, sir. सर अगर बेसिस सेम नहीं होंगे दोनों तरफ से? अरे भाई फिर वही बात, जो जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना तो समझ ले। ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसके लिए और भी ऑप्शंस हैं, और भी शॉर्टकट्स हैं। पहले जितना हो रहा है उसमें मैं ध्यान लगा। मेरी बात में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? हर चीज में एक किंतु परंतु करेगा तो ना ये सीख पाएगा ना नया वाला समझ में आएगा। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना तू कहीं जा रहा है, आराम से बैठ मजे ले इसके। जितना पहले समझ में आ रहा है, जितना पढ़ाया गया क्या उतना समझ में आया तुझे, ये बता पहले। यस सर। बस तो थोड़ा वेट कर ले, हर चीज आएगी। मैंने शुरुआत बहुत हल्की फुल्की रखी है, बट कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे सवाल भी हो जाएं, ठीक है। और पहली चीज एक और बता दूं कि हर सवाल की शॉर्टकट नहीं होती, शॉर्टकट बनानी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और ये किन्हीं भी किताबों में मिलेंगे नहीं तुम्हें, पर कोशिश ये हो रही कि आपके मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस है वो उससे हो जाएंगे। चलो, लास्ट वाली का नंबर कितना था? 16. 16। शॉर्टकट नंबर 17 लगाओ हेडिंग। शॉर्ट ट्रिक जो है वो 17 वाला क्या होना चाहिए? इसमें जरा थोड़ा सफाई से एक डायग्राम बनाओ। ये एक एक्चुअली 3D फिगर है, तो उसके लिए थोड़ा आराम से बनाएंगे। जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाना कॉपी में। क्या हर बच्चा फील कर पा रहा है ये क्या रखे हुए हैं? क्या चीज है भाई? ये 5 क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है। यस और नो? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. बनाओ Yes, जरा sir. फिगर, ये 3D फिगर है, थोड़ा सफाई से बनाना। मैं आराम से 2 मिनट दूंगा सब बच्चों को, सफाई से बना लो। जिन बच्चों का आराम से बन जाएगा वो तब करेंगे हैंड रेस। इसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले फील आना चाहिए कि फिगर है क्या ये 2D शेप नहीं है, ये 3D शेप्स हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई है। जब हो जाएगा डन बोलेंगे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन भी यहाँ लिख देता हूँ साइड साइड से। इस फिगर में जो कि 3D फिगर है, इसमें इस तरह से मैंने क्यूब्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दिया है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ
cubes in figure. Find number of cubes in figure. 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. 32, 35, 36 and 15. 32, 35, 36, 15. सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ बिना ट्रिक के कि इसमें कितने फिगर्स होंगे, कितने क्यूब्स होंगे, बोलो, लगाओ दिमाग। 15 15 15 सर बेटा, 35 इतना सिंपल आंसर होता ना तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं। 35 तूने सर सामने 35 से गिन ली है, तू भूल गई कि ये 3D फिगर है। इसमें जो जो ये वाली रो है ना बेटा, ये वाली रो, इसके नीचे भी छुपे हुए हैं, फिर इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? ये Yes, जो sir. सामने सामने दिख रहे हैं ये इसका साइड व्यू है। 60? कितना? 35 है 35 35। बाकी लोग? चार ऑप्शन है, 32, 35, 36 एंड 15। देखो 15 तो नहीं हो सकता, तो 15 तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहे हैं ना सामने से ही। ये सारे 15 तुम्हें वो दिख रहे हैं जो तुम्हें सामने से दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनके नीचे भी तो क्यूब्स दबे हुए होंगे, तभी तो वो ऊपर गया है। अरे मुझे बताओ ईमानदारी से कि क्या हर बच्चे को ये सवाल समझ में आ रहा है? ये 3D फिगर है, ये 2D नहीं है। यस और नो? अरे आवाज है, मुंह में नहीं है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या सबको सवाल? अरे यार भूल जाओ आंसर को, मैं कह रहा हूँ क्या सवाल समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, क्लियर है sir. सबको? एक्चुअल में 5 तो ये सामने से हैं, इसके अलावा इन 4 के नीचे भी तो 5 होंगे, ये 4 होंगे, सॉरी। ये 4 जिन पे खड़े हुए हैं वो भी तो 4 हैं। फिर ये 3 जिन पे खड़े हुए हैं, 3 एक्चुअल में यहाँ पहुंच गया, तो इसके नीचे 2 बार 3 3 और आएगा, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करने में कई बार बच्चा परेशान रहता है, टाइम बहुत ले लेता है। क्या इसकी कोई ट्रिक हो सकती है? तो मैं वो सिखाता हूं तुम्हें। क्या करेंगे, या तो राइट से या तो लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, ऊपर वाले तक जाओ, काउंटिंग ऐसे करो 1 2 3 4 5। तो इस सवाल के लिए n की वैल्यू 5 पकड़ लो, n बराबर 5 पकड़ लो। अब देखो ट्रिक क्या है, उतारना बंद। ट्रिक यहां सीखो ध्यान से। सबसे पहले अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 तक जाओ, एक के नीचे एक, तो 1 2 3 4 5। फिर उल्टा लिखो, यहां से उल्टा करो, 5 4 3 2 1। यहां लगा दो मल्टीप्लाई वाला निशान, ठीक है। एक बार क्या किया मैंने, एक बार ऊपर से नीचे गया, एक बार नीचे से ऊपर गया, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करा करा के वैल्यू लिख दो, तो 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 2 4, सॉरी 4 इंटू 2 यहाँ पे, सो द वैल्यू इज 8, 3 इंटू 3 9, देन 8, देन 5। इन सब का अगर आप सम करोगे तो वैल्यू मजाक मजाक में वही मिलेगी जो कि तुम्हारा आंसर है, विच इज 35। ईमानदारी से वो सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको ये ट्रिक समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। एक से लेके 5 तक गए, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया। इसको पहले कॉपी में उतारो और सब बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या होगा जब मैं n बराबर एक बार 6 ले लूं। अब सबको पता है फिगर कैसी बनेगी, यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आएंगे, और एक बार n बराबर आप 9 के लिए भी इस सवाल को करने वाले हैं। मुंह से बोलो यस और नो। क्या हर बच्चे को आ रही बात में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 Yes, 7 sir. 8 और यहाँ ऊपर 9। बेसिकली मैं उस फिगर को अब दोबारा बना नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको आपके के क्यूब्स खड़े हुए हैं, बट आपके पास जब अपने साइड से काउंटिंग करी तो n की वैल्यू 6 आई, तो उसके लिए आंसर कितना आएगा वो निकालो। और इसी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अगर आपने देखा साइड से तो n की वैल्यू अगर 9 आ गई तो उसके लिए आंसर क्या होगा? आराम से करो, 2 मिनट लो। पहले सबसे पहले ये आंसर उतार लो कॉपी में, ठीक, उतार लो आराम से। 35 इसका सही आंसर है पुराने वाले का। नए वाले का आंसर तुम मुझे दोगे। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए।
थैंक यू सर। ओके सर डन। बाकी लोग डन सर डन। आंसर बोलो। n बराबर 6 का आंसर कितना है? 56 and 165 56 and 165 56 56 आया पहले वाले का, 6 वाले का। यस सर सभी लोग अपना Yes, अपना sir. आंसर Yes, चेक sir. कराना Yes, बेटा। sir. ये भगवान भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं, जो मैं सवाल दे रहा हूँ उनको करना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। n बराबर 9 के लिए कितना आया? 165 165। यस सर बाकी लोग Yes. चलो जी, Yes, बहुत sir. बढ़िया और बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगली सुंदर शॉर्टकट हमारी क्या होनी चाहिए? लगाएं हेडिंग या लगाएं या नंबरिंग डालो 18। मैं नंबरिंग इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे आगे चलकर, ठीक है? कभी कोई दिक्कत आएगी, कोई वो आएगी, तो आप उसका नंबरिंग से पहचान जाओगे कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक की बात चल रही है। तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 18। शॉर्ट ट्रिक 18 में मैं बताता हूँ कि वैन डायग्राम वाले जो सवाल होते हैं ना, कुछ बच्चों को वैन डायग्राम में दिक्कत बहुत होती है, जल्दबाजी कर जाते हैं, गलतियां आती है। तो वैन डायग्राम में किस तरीके से हम लोग, है ना, जल्दी जल्दी सवाल निकाल लें, तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। वैन डायग्राम की जो फिगर्स हैं उसमें मेनली 3 फिगर बार बार ओलंपियाड्स वगैरह में पूछी जाती रही हैं, उसको हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है? वैन डायग्राम को 3 कैटेगरीज में बांटना है। जो पहली कैटेगरी है उसको आप नाम दीजिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जो दूसरी वाली है जी कैटेगरी, वो है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, एंड द थर्ड वन इज पर्टिकुलर्स। जब भी कभी यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सवाल आ जाए, उसका वैन डायग्राम सेम होता है हमेशा, ये वाला। क्या होता है, मैं इसे बनाता हूँ थोड़ा यहाँ से। तो सर्किल होगा, उसके अंदर, सर्किल के अंदर फिर सर्किल, और फिर एक और सर्कल, सपोज इस तरह से 3 वो दे रखे हैं सपोज हमें। क्या हर बच्चा मेरी भावनाएं समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे बनेगा। Yes. Yes, sir. क्या हो गया? तो बनाओगे 3, एक के अंदर एक के अंदर। जब भी कभी कोई यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सवाल आ जाए, ऐसे बनेगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में, जैसे एग्जांपल देता हूं कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का सवाल है। जैसे पहला सवाल, क्वेश्चन है, फाइंड द वेन डायग्राम फॉर डेज, मिनट्स एंड सेकंड। डेज, मिनट्स, सेकंड, ये 3 कैटेगरीज मतलब नहीं भूलनी है अगर आप वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। बाकी सब कुछ तो इसके बाद आएगा, पर ये सबसे मेन पहली 3 कैटेगरीज है, जिससे लगभग 90% जो वेन डायग्राम के सवाल है वो इसमें हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर को अगर हम जान लें तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो डेज, मिनट, सेकंड, सबको पता है डेज सबसे बाहर वाला, फिर डेज के अंदर मिनट,
और मिनट के अंदर भी सेकंड होता है। तो ये इसका सेम डायग्राम जो है वो बन जाएगा। एक और एग्जांपल, वर्ल्ड, ठीक है, लखनऊ एंड इंडिया सपोज। तो वर्ल्ड देन उसके अंदर इंडिया देन उसके अंदर लखनऊ एक सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये कैटेगरी है। एक और फूड, पोटैटो, वेजिटेबल, ठीक है, बना सकते हैं। तो एफ देन वी देन पी। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब आती है Yes, यूनिवर्सल नेगेटिव कैटेगरी कौन सी है? जिस तरह से यूनिवर्सल अफर्मेटिव में एक के अंदर एक होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव में किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं होता। मतलब इस कैटेगरी में जो वेन डायग्राम होते हैं यूजुअली आपको ये वाले डायग्राम अक्सर मिल जाते हैं, ये वाले, ये शेप आनी चाहिए, तीनों ही अलग अलग होंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स यूनिवर्सल जो नेगेटिव है, तो चेस, क्रिकेट एंड हॉकी, या एक और शुगर, वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट इज वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्कूल। तीनों का किसी से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के सेट्स को हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव वाले वेन डायग्राम से दिखाते। तीनों अगर अलग अलग हैं तो चेस अलग है, क्रिकेट अलग है, हॉकी अलग है। क्लियर टू ऑल? शुगर अलग है, वाटर अलग है, सॉल्ट अलग है। अरे क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. जानना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। Yes, तो नेगेटिव के 5-7 एग्जांपल, अफर्मेटिव के 5-7 एग्जांपल और पर्टिकुलर्स के। अब आती है पर्टिकुलर जो है उसमें क्या है, अफर्मेटिव में एक के अंदर एक, नेगेटिव में कोई किसी का किसी से संबंध नहीं, और पर्टिकुलर में सबका सबसे संबंध। मतलब इस वाली शेप को भी एक बार अच्छे से समझो। सपोज ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा, ये वाला। आप सपोज नाम दे दो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सब में सबका है ना कुछ मिला हुआ है। अगर आपको तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, आप सब लोग बच्चों ने सेट्स तो पढ़ा हुआ है ना, पीआरमो के अंदर अंदर जो है वो आपको सेट्स पढ़ाया गया था। तो वहां पे भी आपको वेन डायग्राम का जो आइडिया था वो बताया था। बेसिकली वेन डायग्राम होता क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो सेट्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के काम में आती है। तो यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी और सी, है ना, यहाँ पे सी और ए, यहाँ पे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। इस तरह से आप हर एक वैल्यू को पर्टिकुलर के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो जब आप देखें कि कोई चीज किसी के भी अंदर मिली हुई है, तो उस केस में ज्यादातर आपको वेन डायग्राम पर्टिकुलर जैसा मिलता हुआ है ना, बनता हुआ नजर आएगा। जैसे पहला सवाल, अगर वो कहता है सिंगर, गर्ल्स, सिंगर, गर्ल्स एंड डॉटर। तो ऐसा हो सकता है कि एक सिंगर हो, वो गर्ल भी है और डॉटर भी है किसी की, ठीक है। तो ये तीनों भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगर जो है वो सिंगर है बट मेल है, और है ना, मेल है तो मतलब वो गर्ल डॉटर नहीं है। तो उसमें सारे ऑप्शन कवर हो जाते हैं। तो उस केस में आपको पर्टिकुलर वाला वेन डायग्राम बनाकर सीधे से निकल लेना वहां से, ठीक है। अगला, एथलीट्स, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर एंड क्रिकेट प्लेयर सपोज। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एथलीट भी हो सकता है, फुटबॉल भी खेलना जानता हो, और क्रिकेट भी खेल सकता हो। तो ऐसा हो सकता है, और इनमें से किसी का भी किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। सिमिलरली टेनिस फैन, टेनिस को देखने वाले जो फैंस लोग हैं, ऐसे ही क्रिकेटर, ठीक है, या स्टूडेंट। क्या इतनी बात हमारी? इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम पर्टिकुलर्स के अंदर जगह देते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पढ़ जाएं। Yes, sir. यस सर। तो ये हम वेन डायग्राम के लिए अगर ये वाली ट्रिक दिमाग में रखें तो चीजें हमें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमें कैटेगराइज करना आसान हो जाता है। कई बार हमें अलग अलग कैटेगरी के जब हम वेन डायग्राम देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं इसमें कौन सा वाला बनेगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 3 कैटेगरी के अंदर बांटोगे, लगभग लगभग जो मेजोरिटी जो सवाल है वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, कौन सा 18 था अभी लास्ट में? शॉर्टकट 19 डालो। शॉर्टकट 19 में कुछ ऐसा सिखाता हूँ, ठीक है, जो आपने अभी तो नहीं पढ़ा होगा टॉपिक जो है वो, क्योंकि अभी वो ओटी में नहीं आया है, बट कैलेंडर क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार आने वाला है। कैलेंडर क्लॉक मतलब इस बार मतलब जो ओलंपियाड होते हैं उसके अंदर कैलेंडर क्लॉक में कई बार चीजें आती हैं, तो कैलेंडर नहीं, अभी फिलहाल मैं क्लॉक की बात कर रहा हूँ। और क्लॉक के अंदर भी एक ऐसी चीज जो यूजुअली बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है, जैसे देखो इतना सबको पता है कि जो क्लॉक है ना उसमें कंप्लीट एंगल कितना, एक सुई घूम सकती है, बोलो यहां से घूमना शुरू करें तो पूरा पूरा कितना घूम सकती है? 360। ठीक है, सबको इतना भी पता है कि अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, इनके बीच में 1 और 2 और होते हैं, कंप्लीट कितना एंगल होता है भाई? 90 डिग्री। मतलब अगर हम इसको सिमेट्री लगाते हुए 3 हिस्सों में बांटें तो हर एक के हिस्से में कितना कितना एंगल आएगा? 30 30 30। यस और नो? 30 30 30। तो जब डायरेक्ट वाले एंगल आते हैं, जैसे 12, एक सुई 12 पर है, एक सुई अगर 1 पर है, तो 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो इतना तो सब बच्चों को पता है कि 30 डिग्री का बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है? वो रैंडम सा, वो जब रैंडम सा नंबरिंग आपको देना शुरू करता है तब आप फंसना शुरू करते हो, ठीक है। उस केस में काम कैसे किया जाए, डिग्री भी कितनी होगी, क्योंकि अब क्या होगा, एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो 1 बजे तो ठीक आ रहा है, वो कह रहा है 1:15। सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई 1 जब बज रहा है तो उस केस में एक जो है ना हैंड है, जो आर हैंड है, सपोज वो 1 पर है, तो मिनट वाला जो हैंड है वो 12 पर है, फिक्स्ड है। बट जब मैं तुमसे बोलता हूँ 1:15, तो 1:15 में क्या तुम्हें ये बात पता है कि जो मिनट वाला हैंड है बेटा वो आराम से वो यहाँ 3 पर आ गया, 15 जो मिनट है वो यहाँ पे कंप्लीट होंगे। बट क्या थोड़ा थोड़ा ये वाला भी खिसक गया होगा? यस और नो? अरे भाई मेरा सवाल समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. 1:15 का Yes, मतलब sir. ये नहीं होता कि एक 1 पर ही खड़ा हुआ है और दूसरा वाला 15 पे पहुंचा, नहीं। अगर आपका मिनट वाला जो हैंड है वो घूम रहा है ना, मिनट वाली आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो सुई है वो घूम रही है, जो कांटा है वो घूम रहा है, तो जो 1 पर था, जो आर वाला था, वो भी तो चेंज होगा ना। तो एग्जैक्ट जो एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए कोई तरीका नहीं होता बच्चे के पास, तो इसलिए वो हमेशा सफर करता है इस तरह के सवालों में। इसी के ऊपर मैं एक ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें बढ़िया सी, कमाल की, जिससे कि तुम हर तरह के जो एंगल वाले सवाल हैं उनको अप्रोच करना जान जाओगे। तो एक्चुअल में टॉपिक का नाम है इसके अंदर, शॉर्टकट जो हम 19 पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर क्लॉक एंगल। क्लॉक एंगल शॉर्टकट, शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक, क्लॉक एंगल शॉर्टकट। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम दिमाग में बिठाएंगे, 11/2m इज इक्वल्स टू 30h, और यहां लगा दो प्लस माइनस थीटा। शुरू में देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं कहां से आ गया सर, बट कुछ सवाल निकालने के बाद ही आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको ये सवाल जो बहुत मुश्किल लगते थे वो आसान लगने शुरू हो जाएंगे, अगर ये फॉर्मूला बेसिक सा पता हो। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर बात क्लॉक की चल रही है तो एम का मतलब क्या होगा? मिनट हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मतलब कितने आर और कितने मिनट, और इसमें थीटा की जो वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे एक सवाल आप पहले मेरे साथ करेंगे, पहला क्वेश्चन सुनते हैं ध्यान से। सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स एट 2:10, 2:10 पर, 2:10 जब हो रहे हैं उस केस में दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? क्या हर बच्चे को सवाल तो समझ में आया? यस और नो? Yes, sir.
यस सर। सबसे Yes, पहले sir. ध्यान से देखिए तो आपको एक टाइम दिखेगा पहले 2:10 तो देखो भाई ये जो पीछे वाला 10 इसका मतलब क्या है, ये तो मिनट की वैल्यू है, या सोनो ये तुम्हारा एम हो गया, और 2 जो बजे हैं इतने आर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमारे एच की वैल्यू हो गई। क्या इतनी बात आसान लग रही है? एच और एम को पहचानना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो आसान हो गया। इतने बजकर इतने मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे सवाल जब आते हैं तो फंसता है बच्चा। तो आर हो गया 2, एम हो गया 10, उठाकर इस फॉर्मूले में पटक दो। फॉर्मूला क्या? तो 11/2, हमेशा ऐसे ही होता है। एम की जगह एम की वैल्यू विच इज 10 बराबर 30, एच की जगह लगा दो यहाँ पे 2 प्लस माइनस थीटा, वो हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भाई 2 से जाएगा 10 5 बार, 5 इंटू 11 कितना होता है? 55 55, ये कितना हो गया इधर 60 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब सबको पता है अगर मैं 60 को बेटा इधर लेके जाऊंगा ना तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 5 हो जाएगा। बट थीटा की वैल्यू को यूजुअली आप पॉजिटिव निकालिए, तो कोशिश करिए कि थीटा का वो वाला, देखो लिखा जाता है एक बार में दोनों ही साइन प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख दिया, बट यूज करते वक्त एक बार में कोई एक ही यूज करना होता है। तो या तो प्लस उठाना है यहां से या तो उठाना है माइनस, प्लस माइनस दोनों ही ऑप्शन है। अब आप ऐसा वाला पकड़ो जिससे कि आपको थीटा हमेशा पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे माइनस पकड़ लेते हैं। माइनस क्यों पकड़ा? क्योंकि अगर मैंने माइनस थीटा मान लिया है ना, इसकी जगह मान लिया माइनस थीटा, इसको उठा के इधर ले जाने पे ये प्लस बन जाएगा, और उस 55 को जब राइट साइड में लेके आऊंगा तो वो माइनस करने पर वैल्यू भी पॉजिटिव देगा, यानी कि थीटा कितना हो गया? 60 माइनस 55 विच इज मजाक मजाक में 5 डिग्री। ईमानदारी से वो सारे बच्चे हैंडल करेंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 5 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों कांटों के बीच में जब घड़ी में 2:10 हो रहे होंगे। बहुत ही कमाल का सवाल और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट भी है, किताबों में नहीं है। मैथ वाली किताब में सवाल ऐसे मिल जाएंगे बट ये ट्रिक नहीं मिलेगी, इसलिए फंस जाते हैं। टाइम बहुत लगता है, या बच्चा विजुलाइज करने की कोशिश करता है, वो घड़ी बना लेता है अपने सामने, वो सोचता है 2 में इतना आया होगा तो 10 में इतना हुआ होगा, तो अंदाज लगाता है। वो अंदाज नहीं चलेगा, इस बार एक्यूरेट चलेगा। ठीक है, जैसे 5 डिग्री है ना, ऐसे ही 6 डिग्री भी हो सकता है, 7 डिग्री भी हो सकता है। अलग अलग जगहों पर एंगल की वैल्यू वेरी करेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्या 2 सवाल 3 सवाल खुद से जो है वो कोशिश होगी? Yes, sir. Yes, sir. लाओ, Yes, sir. चार Yes, चार sir. क्वेश्चन देता हूँ, लाओ 4 सवाल देता हूँ तुम्हें। फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स, फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स फॉर टाइम ABCDE। 5 सवाल कर लो। 6:50, 6:30, 7:15। ठीक है, 5:25 और 9 कुछ भी, सपोज मैं बोलता हूँ 18। आप सभी को पता है कि एंगल जो है कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 1 डिग्री से भी छोटा हो जाए, उस केस में हम मिनट और सेकंड का भी सहारा ले सकते हैं। ये चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑलरेडी अच्छे से पढ़ी हुई है।
जिन बच्चों का आता जाएगा वो आंसर देते जाओ। पहले वाले का 95 डिग्री। बाकी लोग सर सेकंड का 20। पहले फर्स्ट वाले का हर बच्चा कंफर्म कर लो भाई, क्या 95 डिग्री आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। सेकंड वन 15 डिग्री। 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल। ओके, 7 15 पर कितना होगा? 127.5। 127.5। यस और नो? यस सर। अब देखो जो 0.5 है ना बेटा, आप ऐसे भी लिखो, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 127.5 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो ये 0.5 डिग्री को आगे मिनट में भी बदल सकते हैं। आप सभी क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना? जल्दी बोलो, अरे कितना मिनट? 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। शाबाश। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट? इसका भी हाफ कर दो, 30 मिनट। तो इसी वाले सवाल को हम ऐसे बोल सकते हैं 127 डिग्री और 30 मिनट। ये एंगल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 127 डिग्री और 30 मिनट का एंगल बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं इस लेवल की एक्यूरेसी इस तरह के सवालों से कर पाएंगे। ये एक्यूरेसी आप डायरेक्टली जस्ट बाय सीइंग दी जो ये हैं हैंड्स हैं, आप इनको देखकर नहीं कर पाओगे। फटाफट से बचे हुए 2 का और निकाल दो। $12.5। बाकी लोग डिग्री बोलना नहीं बोले, ये 12.5 क्या है? ये एंगल की वैल्यू है, तो डिग्री लगाते हैं साथ साथ। 12.5 डिग्री। बढ़ जाए, अगला क्या है? जल्दी बोलो। 171। 171। बाकी लोग 171 तो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा है कम है? चेक करो एक बार, सही है ये? 171। 171। आई थिंक ये फिर ये वाला मिल गया ना इसका। 18 लगभग इतना होगा, 9 के आसपास ही थोड़ा सा ना ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज वाली जो क्लासेस को यही रोकेंगे, लगभग हमारा टाइम हो चुका है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ तक में डाउट नहीं? एक बार फटाफट से कर दो हैंड रेस, कोई डाउट हो पूछ लो। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो कहीं अगर कोई बच्चा फंस गया था तो उसको दोबारा से देख पाएगा। हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? सर जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वाला जो क्वेश्चन था, आप एक बार वो दिखा सकते हैं, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल वाला था, कौन सा था? शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट नंबर शॉर्टकट 15। 15 वाला। क्या दिक्कत आई इसमें? फिर इसमें जो आपने क्वेश्चन डाला था वो n = 6 वाला, उसमें 350 आ रहा है मेरा आंसर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। आएगा 6 लेकिन 6 × 7/2 होल स्क्वायर निकालो पहले। 6 वाला जो है ना बेटा, यस सर, ये वाला यस बोल सर, रहे हो ना आप? उसमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 441 आ रहे थे, हाँ, लेकिन रेक्टेंगल्स मेरे 350 आ रहे हैं इसमें। क्यों आ रहे हैं 350? यहाँ देखो 1 सर 2 यस सर 350 आ रहा है। पक्की बात है? यस सर। यस तो सर। जो बाकी बच्चे कर रहे थे, जरा वो एक बार चेक कर लो, जिन्होंने आंसर दिया था 386, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन सब में स्क्वायर करना है, ठीक है, और ऐड कर लेना है। या अपना पुराना वाला तरीका भी बेस्ट है। कौन सा? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, यानी कि 6 6 + 1 2 × 6 + 1 डिवाइड बाई 6। इससे ये काट दो, जो वैल्यू आ जाए।
वो वैल्यू को हमें टोटल क्वाड्रेटिल में से कर देना माइनस, तो उससे आपको मिल जाएगा टोटल रेक्टेंगल्स। क्लियर टू ऑल? जो भी आ रहा हूँ मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर वैल्यू जो है वो सही आ रही है तो वो सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना। क्लियर टू ऑल? यस ठीक है, यस सर। जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए, आंसर तो अपने आप ही ठीक आ जाएगा। ठीक है जी, चलें, थैंक यू डॉट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।